हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमाटोक्रिट, और ये जो है एक हेमाटोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हेमाटोक्रिट हेमाटोक्रिट इज अ कॉमनली परफॉर्म्ड इन्वेस्टिगेशन इन हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट विद एनीमिया। तो जो हेमाटोक्रिट है एक कॉमनली जो है हम यूज़ करते हैं, परफॉर्म किया जाता है इन्वेस्टिगेशन इन हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरीज। जो हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं उनमें जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं जो एनीमिक होते हैं, जिनको एनीमिया होता है, उनमें जनरली इवैल्यूएशन के लिए इस जो है प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि हम जो एस्टिमेशन कर सकते हैं हेमाटोक्रिट का, किस उनके मेथड क्या क्या हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या होगी कोई भी रिजल्ट आता है उसका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आती है रेड सेल इंडिसेस, उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे हेमाटोक्रिट पे। हेमाटोक्रिट जिसका दूसरा नाम क्या है, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एक तरह का वॉल्यूम है जो कि रेड सेल ऑक्यूपाई करते हैं आफ्टर ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ट्यूब में लिया है रेड ब्लड सेल, मतलब एक पूरा ब्लड ले लिया है, सॉरी। ठीक है, और इसको हमने बहुत हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज किया है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल जो है उस नीचे सेटल डाउन होते हैं, और उनका वॉल्यूम जितना होता है वो हमारे पास क्या होता है, वही है क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमाटोक्रिट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको समझ में आएगा हेमाटोक्रिट का मतलब। अब यहाँ पे इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रो हेमाटोक्रिट पहला मेथड, एंड दूसरा ऑटोमेटेड मेथड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड विच इज वाज यूज्ड अर्लियर इज नॉट यूज्ड नाउ, तो एक यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक तो माइक्रो और एक ऑटोमेटेड। अगर हम बात करेंगे एक और मेथड जो है हमारे पास मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, पहले यूज़ किया जाता पर इसको अब यूज़ नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं हमारी जो एक मेथड जो है हमारे पास माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। ठीक है, इसमें जो हम सैंपल लेंगे वो ब्लड कलेक्ट करेंगे इरिटिए वाइलमर। ठीक है, इरिटिए वाइलमर इसको हम कलेक्ट करेंगे। अब इसमें इक्विपमेंट क्या क्या होंगे, कैपिलरी ट्यूब होगी जो कि 75 mm की लेंथ में होगी, और इसका जो इंटरनल डायमीटर होगा, अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, तो एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, लेंथ इसकी क्या है 75 mm होगी, और जो इसका इंटरनल डायमीटर है, ये क्या होता है, इसका डायमीटर जो है वो कितना होगा 1 mm। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन होगी किसी कैपिलरी ट्यूब की। माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज होगा, और एक रीडिंग डिवाइस होगी। अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। प्लेस द कैपिलरी ट्यूब इन द वेनस ब्लड सैंपल अलाउइंग द ब्लड टू एंटर द ट्यूब बाय कैपिलरी एक्शन। अब इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास जैसे कि हमने एक इरिटिव वाइल में हमने कलेक्ट कर लिया, हमारे पास ये ब्लड है, तो यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब होगी कुछ इस तरह की, बहुत पतली सी फाइन पतली होती है पूरी इतनी। ठीक है, ये इस तरह की, हम इसको इसमें रख देते हैं। ये हमने ये लिया ट्यूब जो है, और इसमें हमने रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लेस द कैपिलरी इन द विनस ब्लड सैंपल अलाउइंग द ब्लड टू एंटर इन द, क्या अब क्या होगा, यहाँ से जो है ब्लड इसके अंदर आना जाना चालू करेंगे थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब एक के बाद एक जो है, एक जैसे जोड़ते हैं ना, जैसे एक के पीछे, जैसे एक मान लो यहाँ पे गया है तो उसके पीछे ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पीछे जाएगा, इस ये वाला मॉलिक्यूल इसको इससे ढेर होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इससे ढेर होगा। तो ऐसे कर करके एक पूरा चेन बन जाती है पूरे मॉलिक्यूल्स की, या जो वाटर की या फिर ब्लड की, जो भी लिक्विड होता है, एक पूरी चेन बन जाती है थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब क्या करेंगे, इसको हम लीव द लास्ट 15 mm अनफिल्ड। अब जो ऊपर के जो 15 mm होंगे उसको हम अनफिल्ड ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर का हिस्सा जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सील द ट्यूब विद मॉडलिंग क्ले। अब इस जो ट्यूब है इसको हम जो है मॉडलिंग क्ले के साथ क्या करेंगे, सील कर देंगे। अब इसमें हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि कोई भी एयर ट्रैप उसके अंदर, जो क्ले है और जो कॉलम है ब्लड का, उसके अंदर कोई भी एयर ट्रैप ना हो। ठीक है, अब हमने ये सब चीज़ें कर ली। अब क्या करना है हमें, प्लेस द ट्यूब इन द माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज विद सील्ड एंड टू द आउटर रिम। अब क्या करेंगे, हम इसी ट्यूब को निकालेंगे और माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज में इसको रख देंगे, और प्रॉपर इसको सील कर देंगे आउटर रिम की तरफ से, और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसको घुमाएंगे, कुछ इस तरह का ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे दिखाई देता है। ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया उसमें बाइल में रखकर। अब इसको हम यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे 12,000 ग्राम फॉर 5 मिनट के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम माइक्रो हेमाटोक्रिट रीडिंग डिवाइस से इसका जो रिजल्ट है उसकी रीडिंग हम ले लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, जब इसका हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो हमें जो ट्यूब है वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ बस क्ले प्लग जो हमने प्लग लगाया था, यहाँ पे जो बैठ जाएंगे हमारे पूरे आरबीसी, यहाँ पे बफर होगा,
ये हमारे पास प्लाज्मा एंड ऊपर के साइड में हमारे पास क्या हो जाएगी, एयर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या क्या यहाँ पे मेनली यहाँ पास क्ले प्लग जो हमने लगाया है, रेड ब्लड सेल, बफर, प्लाज्मा एंड एयर यहाँ पास दिखाई देंगी। अब हम इसमें प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो जो पीसीवी इंक्रीज विद स्टोरेज, सो इट मस्ट बी मेजर्ड विद इन 6 आवर्स ऑफ द सैंपल कलेक्शन। जो पीसीवी है जितना हम स्टोर करेंगे वो इसका इंक्रीजमेंट होता चला जाएगा, इसलिए हमें जितना हमने जो ब्लड कलेक्शन किया है उसको हम 6 घंटे के अंदर हमें इसका जो है जो रीडिंग्स लेनी, मेजर कर लेना है। कैपिलरी ट्यूब्स मस्ट बी डिफाइंड और स्पेसिफिकेशंस, तो जो जो कैपिलरी ट्यूब है उसको प्रॉपर में स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे होने चाहिए। जो रीडिंग्स हैं मतलब जो हम मेजर करने के लिए है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मस्ट बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज है रेगुलर इंटरवल्स पर वो चेक होने चाहिए, उनकी स्पीड कितनी ठीक से हो रही, चल रही है नहीं चल रही, उनकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नॉर्मल वैल्यू। तो अगर हम मेन की बात करेंगे तो 0.45 प्लस माइनस 0.5 ये हमारे पास इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.5 जो है हमारे पास ये ऊपर नीचे हो सकता है, और इसमें कितनी है वुमेन की 0.441 यहाँ पास परसेंटेज में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है नॉर्मल वैल्यूज है किसकी, हेमाटोक्रिट की, यहाँ पे पैक्ड सेल वॉल्यूम की। तो इसका दोनों नाम हमारे पास हैं, तो हम इसको दोनों कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस पर कि हम लोग जो हेमाटोक्रिट है अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये जो टेस्ट है जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जनरली इसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं फॉर एनीमिया। जो पेशेंट एनीमिया होगा उनका कम आएगा, और जो क्योंकि एनीमिया का मतलब एक तरह से आरबीसी का एबनॉर्मल आरबीसी होना, आरबीसी का काउंट कम होना, जो नॉर्मल आरबीसी होती है, मैच्योर्ड आरबीसी होती है, तो एनीमिक पर्सन हम उनको कहते हैं। तो ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करेंगे फॉर एनीमिया। अलॉन्ग विद रेड सेल काउंट एंड हीमोग्लोबिन इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रेड सेल इंडिसेस। अगर हम बात करते हैं रेड सेल इंडिसेस होती हैं जो कि क्लासिफिकेशन में हेल्प होती हैं, क्लासिफिकेशन हेल्प करती है एनीमिया को, कि जिस टाइम का रेड सेल इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली एनीमिया को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो आरबीसी से जो हमारे पास रेड सेल काउंट है और जो हीमोग्लोबिन काउंट है इसको हम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है हमें रेड सेल्स इंडिसेस। It can be used as reference method for calibrating automated hematological analyzers। तो डिफरेंट जो हमारे पास ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी एनालिसिस होते हैं ये जनरली उसको वहाँ पे कैलिब्रेशन में भी हेल्प करती हैं। इट प्रोवाइड्स अ रफ गाइड टू एचबी मेजरमेंट। तो ये एक तरह का रफ मेजरमेंट देती है कि उसमें एचबी कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके प्रिकॉशंस पर। ठीक है, तो पीसीवी इंक्रीज विद स्टोरेज, सो इट मस्ट बी मेजर। तो हमारे पास जो है अगर हम बात करें पीसीवी की, जितना हम स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा ही क्या होता जाएगा, उसका मेजरमेंट बढ़ता चला जाएगा, पीसीवी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसलिए 6 घंटे की कलेक्शन के अंदर अंदर ब्लड का हमें पीसीवी लेना चाहिए। कैपिलरी ट्यूब्स मस्ट बी डिफाइंड विद स्पेसिफिकेशंस। सेंट्रीफ्यूज वही सेम यहाँ पे हमारे पास जो हमने ऊपर भी पढ़ी है अभी, तो वही है। ऑटोमेटेड ट्यूब हम आगे की जो है और जब एनालाइजर्स वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसमें और अच्छे से कवर करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ माइक्रो हेमाटोक्रिट हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ ली है यहाँ पे। ठीक है, रिड्यूस हेमाटोक्रिट, जनरली जो हेमाटोक्रिट कम जो हमें दिखाई देता है वो एनीमिया में दिखाई देता है। अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू अगर पीसीवी की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है तो वो कौन से केस में दिखाई देता है, पॉलीसाइथेमिया। अब हम जो बात करते हैं रेड सेल इंडिसेस की, रेड सेल इंडिसेस में हमें क्या देखना है। तो रेड सेल इंडिसेस हैं जनरली जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है एनीमिया का, उसमें हेल्प करती हैं। हम एनीमिया क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, तो हम रेड सेल इंडिसेस का यूज़ करते हैं। दे कैन बी कैलकुलेट मैनुअली, जनरली जो हम इसको मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर आजकल जो लेबोरेटरीज में ऑटोमेटेड एनालिसिस वगैरह हैं तो वो खुद ही कैलकुलेशन करके हमें सीधे रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 इंडिसेस हैं, MCV, MCH, MCHC। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दैट इज MCV, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन दैट इज MCH, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। सबसे पहले हम आते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम पर। इंडिकेट्स द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ईच रेड सेल्स। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है और मीन आ गया तो हमें ये बताता है कि हर एक रेड सेल का एवरेज वॉल्यूम कितना है। तो हम इसका हम कैसे करते हैं एमसीवी निकालने के लिए, जितना भी पीसीवी आया है उसका परसेंटेज जो हम रिजल्ट हमने निकाला है वो उसको डिवाइड करेंगे हम रेड सेल काउंट से, जितने हम आरबीसी काउंट है जनरली मिलियंस में होता है, मिलियंस पर mm क्यूब में, तो जितना भी
पीसीवी आएगा उसको हम आरबीसी के काउंट से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो फेम्टोलीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है 90 ± 10 फेम्टोलीटर्स। इंटरप्रेशंस की बात करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे एनीमिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनीमिया, है ना, तो अगर एनीमिया की बात करते हैं, एनीमिया में 3 टाइप के दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोसाइटिक। अगर एमसीवी जो है क्या है लेस देन 80 फेम्टोलीटर तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एमसीवी ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर तो मैक्रोसाइटिक, और जो एमसीवी 80 और 100 के बीच में है दैट इज नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, अब आते हैं बस नेक्स्ट है एमसीएच पे, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, रिफ्लेक्ट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इससे पहले में क्या था, एवरेज वॉल्यूम ऑफ हर एक आरबीसी, हर एक रेड सेल का जो एवरेज वॉल्यूम है। अब इसमें क्या होगा, एवरेज अमाउंट ऑफ एचबी, कि हर एक आरबीसी के अंदर कितना एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, हीमोग्लोबिन लेंगे और आरबीसी से क्या करेंगे डिवाइड एंड 10 पिकोग्राम। उसमें हमने क्या लिया था, पैक्ड सेल वॉल्यूम लिया था, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमने वॉल्यूम से आरबीसी को डिवाइड वॉल्यूम को आरबीसी से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो निकला फेम्टोमीटर में। अब हमें क्या निकालना है, इसमें अमाउंट निकालना है एचबी का, तो एचबी को डिवाइड कर दिया आरबीसी से, 10 से मल्टीप्लाई किया और पिकोग्राम में इसका रिजल्ट आया। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी 29.5 ± 2.5 पिकोग्राम। इंटरप्रेशन हम दे सकते हैं, अगर इन प्रेजेंस ऑफ एनीमिया इफ MCH इज लेस देन 27, तो अगर मान लो अगर एनीमिया की बात करें तो MCH क्या आएगा, लेस देन 27 पिकोग्राम आएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट आते हैं बस MCHC, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो ये एक एवरेज कंसेंट्रेशन है HB की इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल। तो पीसीवी में जो भी हमें गिवन वॉल्यूम दिया है पीसीवी का, उसमें कितना कंसंट्रेशन है, एवरेज कंसंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का, तो हम इसको किससे निकालेंगे, फिर से हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देंगे पीसीवी से इंटू 100, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ग्राम पर डेसीलीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे कट हो गया है, 33 ± 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमारे पास क्या था, 3 तरह के रेड सेल इंडिसेस थे, दैट इज MCV, MCH, MCHC। यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, आरबीसी का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पीसीवी जो कि यहाँ पास एक तरह से का वॉल्यूम है, तो उसी वॉल्यूम को हमें आरबीसी से डिवाइड कर देना है, इंटू 10 कर देना है, वो आ जाएगा फेम्टोलीटर में। फिर हमें क्या करना है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का कंटेंट निकालते, हीमोग्लोबिन लिया, आरबीसी से डिवाइड किया, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये पिकोग्राम में। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब हमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एचबी ले लेंगे, इसको पीसीवी से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ग्राम पर डेसीलीटर क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो हमें जो नॉर्मल वैल्यूज वो भी याद रखनी है। एमसीवी की क्या है 90 ± 10 फेम्टोलीटर, एमसीएच की क्या है 29.5 ± 2.5 पिकोग्राम में, इसकी पिकोग्राम 90 उसकी हो गई, इसकी क्या हो गई 29.5, लास्ट हमारे पास बचा 33, तो 90 MC वॉट बताओ, MCV वॉल्यूम 90, 29.5 एंड 33, MCV, MCH, MCHC। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, रेड सेल इंडिसेस की। दीज आर मीन वैल्यूज एंड कैन नॉट एक्सप्रेस द वेरिएशन दैट अकर्स विद इन द पॉपुलेशन। तो ये एक तरह का मीन वैल्यू है जो कि एक पूरे पॉपुलेशन के अंदर हमें वेरिएशन बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को। दे मे बी नॉर्मल इफ द नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन स्मॉल। तो अगर ये नॉर्मल हो सकता है कि अगर जो एबनॉर्मल सेल्स है वो कम है बहुत ज़्यादा। इफ टू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट दैट दिस कैन बी नॉर्मल अगेन। तो अगर ये जो पॉपुलेशन से सेल्स की वो 2 तरह की उसमें प्रेजेंट है, चाहे वो अगर जैसे कि मान लो माइक्रोसाइटिक भी और मैक्रोसाइटिक भी है, तो जो इंडिसेस है वो फिर से क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं रेड सेल उसके यूज़ की, रेड सेल इंडिसेस के, तो जनरली ये एनीमिया की क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प करता है, ये यूज़ उसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं एनीमिया की, तो दिस इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन आरबीसी मास टू एडिक्वेट डिलीवर ऑक्सीजन टू पेरिफेरल टिश्यूज। तो आरबीसी के मास में डिक्रीज होना, अब जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रही है पेरिफेरल टिश्यूज तक वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसकी वजह से। तो
To establish the presence of anemia in the laboratory, we can use hemoglobin, hematocrit, पैक्सिल वॉल्यूम, रेड सेल काउंट। तो हम जनरली 3 चीज़ें यूज़ करते हैं अगर हमें एनीमिया का पता करना है। एचबी पता कर लो, पीसीवी पता कर लो, या फिर हेमाटोक्रिट या फिर आरबीसी काउंट पता कर लो। बिकॉज इट इज़ द easiest टू मेजर, हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज पैरामीटर टू डिटेक्ट एनीमिया। क्योंकि हीमोग्लोबिन का पता करना काफ़ी ईजी है, डिफरेंट मेथड्स भी हैं इसके, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पैरामीटर है एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। दो द पैरामीटर कैन बी मेजर्ड मैनुअली, इट इज़ बेस्ट टू मेजर दैम ऑन अ ऑटोमेटेड एनालाइजर। क्यों जो हम इस मेथड को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पर लेकिन फिर भी इसको ऑटोमेटेड से भी जो हम बेस्टली जो है मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इससे क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब दिखने में उसका अपीयरेंस कैसा है बात का। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी इसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया मेनली, ठीक है। माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है, जब एमसीवी लेस देन 80 हो और एमसीएच लेस देन 27 हो, है ना। उसके क्या है, 93, 29.5 एंड 33। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मतलब 80 से कम एमसीवी और 27 से कम एमसीएच। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब एमसीवी बढ़ गई है 100 हेम्टोलीटर से। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब क्या है, एमसीएच क्या है 80 to 100 है, एमसीएच से 27 to 30 पिकोग्राम है, ठीक है। एडवांटेज अगर हम दे सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल के, तो इसमें क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकल क्लिनिकल वैल्यू। ये जो है प्रैक्टिकल और क्लिनिकल वैल्यू देते हैं हमें कि हम उसमें जो है डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ईच सब टाइप इज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट कॉजेज। जो हर एक जो सब टाइप हमें दिया हुआ है, चाहे माइक्रो मैक्रो और नॉर्मोसाइटिक, तो डिफरेंट डिफरेंट के कॉज होते हैं, इसलिए इनका जो है डायग्नोसिस भी प्रोबेबल होता है। इट अलाउज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी अप्रोच टू बी फॉलोड टू रीच अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ये हमें एक प्रॉपर तरीके से अच्छा लेबोरेटरी अप्रोच देते हैं, और इससे हम फॉलो कर सकते हैं कि हमें एक जो प्रॉपर डेफिनेटिव मतलब अच्छा खासा एक सही दिशा में डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। द इनिशियल स्टेप इन मेकिंग द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन रेडिली अवेलेबल लेबोरेटरी टेस्ट। जो हम स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, जनरली जो नॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं उसी से हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बस काइनेटिक क्लासिफिकेशन। जनरली इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इम्पेयर्ड एथ्रोसाइट प्रोडक्शन और इंक्रीज्ड एथ्रोसाइट प्रोडक्शन। द कॉज ऑफ ईच इज गिवन बिलो। अगर हम बात करते हैं इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में, कि अगर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, इम्पेयर्ड का मतलब ठीक तरह से ना होना, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स, है ना, या फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया अगर हमारा, किस वजह से होगा, जनरली अगर मान लो हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ट्रीटेड न्यूट्रिशनल एनीमिया हो गया, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि किस किस केस में जो है इम्पेयर्ड एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन हो रहा है या फिर इंक्रीज एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ जो है इंटेक्स क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हैं कि अगर एमसीएच आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको ये दिया हुआ है एमसीएच का हम कब वॉल्यूम हमें चाहिए, तो मतलब हम पीसीबी चाहिए, ठीक है, और रेड सेल चाहिए, तो हेमाटोक्रिट हमें इतना दिया हुआ है, आरबीसी हमें इतना दिया हुआ है, तो हमें सीधे सिर्फ इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 45 अपॉन में दिस 5 into 10, इससे हमें इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमें एच बी दिया हुआ है, तो हमें इसका मॉर्फोलॉजिकल सब टाइप हमें एनीमिया कौन सा हो सकता है, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स क्वेश्चन हैं, आप खुद से एक बार कवर कीजिएगा। सो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।